नमस्कार दोस्तों। आज हम पॉलिटी से अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे सीधे क्वेश्चन एनडीए और सीडीएस में और जितने भी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम है जिसमें जीएस आता है, पॉलिटी से 15 से 16 क्वेश्चन आते ही हैं। और यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप जितना इनपुट करेंगे आउटपुट भी उतना निकल के आएगा। यानी कि इसे हम आसानी से पढ़ लें तो जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में एक भी आपका गलत नहीं होगा, वो सही कर ले जाएंगे और आराम से आप कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं। तो आइए हम अपने लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। ये पॉलिटी में हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी का जो हिंदी होता है वो राज व्यवस्था होता है और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिंदी होता है संविधान होता है। कभी कभी लोग दोनों को, कभी कभी बहुत लोग समझ लेते हैं कि दोनों एक ही बात है, लेकिन दोनों अलग अलग बातें हैं। पॉलिटी का यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में अंतर यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन उसे हम कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज द पावर मैप, यानी एक बुक है जहां पे सारे सिद्धांत हैं, रूल और रेगुलेशन है, और वही जब ग्राउंड लेवल पे लागू होता है, लॉन्च होता है, तो वो होता है पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था। तो दोनों में बेसिक डिफरेंट ये है, पॉलिटी क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को जानना होगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को जानना होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि उसके पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, क्यों हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। जब हमारा देश आजाद हुआ, जब हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए, तो उसके पहले क्या क्या परिस्थितियां थी, कैसे कैसे संविधान बना, कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर प्लान के रूप में, तो पहला होगा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। पहला होगा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, इसका हिंदी होता है संवैधानिक ढांचा, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहला पॉइंट वही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को समझने के लिए हमें ये देखना होगा 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। उसके लिए हमें थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री से इंटरकनेक्ट करना होगा इस सब्जेक्ट को, तब हमें ये इस पे अच्छी पकड़ हो सकती है इस सब्जेक्ट पे। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आने के लिए क्या क्या स्थितियां बनी, तो हम देखते हैं जब 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। 1757 में प्लासी के युद्ध में होता यह है कि यहां पे रॉबर्ट क्लाइव एक तरफ और दूसरी तरफ थे सिराजुद्दौला। ये दो लोग थे जिसमें मीर जाफर और मीर कासिम का आप लोग नाम सुने होंगे। ये सिराजुद्दौला के सेनापति हुआ करते थे, वो जाके रॉबर्ट क्लाइव से मिल चुके। इसलिए जो 1757 का युद्ध था, 50,000 से ऊपर जो सेना थी यहाँ पे सिराजुद्दौला की, वो भी हार गई। यहाँ पे इनके पास 3200 सेना थी, ये जीत गए। यानी कि वो जो उनका सेनापति था वो इनसे जाके मिल चुका। इसलिए जब फिर मीर जाफर बना, मीर कासिम बना, जब नवाब बने वो लोग, तो वो वहां पे गए। बंगाल का नवाब और अवध का नवाब और प्लस मुगल साम्राज्य के शाह आलम द्वितीय जो थे, वो फिर एक फाइनली युद्ध हुआ बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद स्थितियां बदलने लगती हैं। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ जब हमें बस इनसे कॉन्स्टिट्यूशन से और मॉडर्न हिस्ट्री से इंटर रिलेट करना है तो थोड़ा बहुत हम जान रहे हैं। जब हम पढ़ेंगे तो बहुत अंदर जाके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सके। बस हम यहाँ पे रिलेट करना है, इसलिए बस एक्सप्लेन कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो जब 1764 में बक्सर का युद्ध हार जाता है और रॉबर्ट क्लाइव नया जीत के इमर्ज होके आता है, तो हमें देखते हैं हम उस समय कि बंगाल खूब लुटता है और स्थिति ये बनती है कि 1765 से 1773 तक बंगाल खूब लूटता है। इसलिए जो ब्रिटेन में बैठे होते हैं सांसद वहां के, उनको थोड़ा जलन होती है। तो यहाँ पे जो कंपनी होती है भारत में शासन कर रही होती है, उसे रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन सरकार 1773 में क्या लेके आती है, रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में लेके आती है रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसी के आगे चलता जाता है, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम सबसे पहले 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी शासन कर रही थी 1757 में
प्लासी का युद्ध जीत चुकी थी, 1764 में बक्सर का युद्ध जीत चुकी थी, 1765 में इलाहाबाद की संधि हो चुकी थी, सिविल राइट्स मिल चुका था। इसलिए उन्हें रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन लाती है 1773 का क्या रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रहती हैं तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लेके आती है, तो हमें वो भी पढ़ना होगा क्योंकि इसी का प्रभाव डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे पड़ा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अच्छे से समझना होगा। तो हम 1773 से और 1947 तक पढ़ेंगे। कहां तक पढ़ेंगे? 1947 तक जो है भारत शासन अधिनियम यहां तक पढ़ेंगे, जिसमें दो पार्ट हो जाते हैं। जब 1857 में सैनिक विद्रोह होता है तो 1858 के बाद क्राउन का डायरेक्ट शासन हो जाता है। इसके पहले कंपनी शासन करती है भारत में। जब 1857 में विद्रोह के बाद ब्रिटेन का यहाँ पे डायरेक्ट शासन हो जाता है, तब उसे हम कहते हैं क्राउन। क्राउन का जब शासन होता है तो वहां से अलग होता है, उसका भी इंपैक्ट बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन पे पड़ा है। खासकर 1935 तो पढ़ना ही चाहिए, वो उससे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी बातें ली गई हैं। तो इसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में 1773 से कहां तक पढ़ेंगे? 1773 से 1947 तक। दूसरा हम पढ़ेंगे, जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ लिए तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप इसे नोट करते चलेंगे। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ेंगे? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये पढ़ेंगे कि कैसे संविधान बना, यानी कि संविधान में मेंबर कितने थे, वो सेलेक्ट करके कैसे आए थे, किसी भी चीज पे सहमति कैसे बनी थी, और जो समितियां थी, जैसे प्रारूप समिति, क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसके अध्यक्ष प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की पहली बैठक हुई, उसमें प्रेसिडेंट कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को जो हुआ फिक्स हुए, राजेंद्र प्रसाद हुए। ये वाला जो जितना भी टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है सीडीएस एनडीए के लिए, किसी भी यूपीएससी एग्जाम के लिए, डिफेंस एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछता रहता है, तो हम इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लेंगे। और ये बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप का मामला है, यानी 9 दिसंबर पूछ लेता है, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, ये जो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले पार्ट में। और जो इसमें समितियां हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब इसको हम पढ़ेंगे तो इसमें हम सारी बातें जानेंगे। तीसरा, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में यानी भाग 3 में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया, जो कि किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जामिनेशन या कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी से रिलेटेड एग्जाम हो, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन आप छोड़ के भी जा रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमारा सलाह यही होगा कि आप फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर रट जरूर लें। समझना तो मुश्किल होगा क्योंकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ेंगे तब दिक्कत है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स वाला पढ़ लें तो 3-4 क्वेश्चन आ जाता है। और कोई भी सवाल नहीं है, कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि ये बातें, ये सारी चीजें हमेशा न्यूज में बनी रहती हैं। आर्टिकल 12 से संबंधित बातें, आर्टिकल 13 जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, फिर आर्टिकल 28, ये सारी बातें हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे। अगला है फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, ये भी हम फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ेंगे। फिर है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट हो गया या सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, जो भी नियम और कानून बनाते हैं वो डीपीएसपी को ध्यान में रख के बनाते हैं। हालांकि इसमें ये होता है कि यहाँ पे बनाते समय इसमें दिए गए आर्टिकल जो हैं, जो नियम कानून है, उसका उल्लंघन होता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। बस उनके नीति निर्देशक तत्व, इसीलिए इसका नाम है, उनके लिए उन पे डिपेंड करता है वो क्या करेंगे। हालांकि अगर फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन होता है, फंडामेंटल राइट्स जैसा कुछ सिचुएशन ऐसा होता है कि नियम कानून से उसका उल्लंघन हो रहा है, तो आप सीधे आप जा सकते हैं आर्टिकल 32 की तहत, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हालांकि हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन आप सीधे कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और इससे रिलेटेड कई केस हैं, जैसे कि 1973 में केशवानंद भारती केस, जिससे बार बार क्वेश्चन बनता है।
तो इससे रिलेटेड हम केस भी पढ़ लेंगे कि डीपीएसपी में और फंडामेंटल राइट्स में जब कंट्रोवर्सी होती है तो किसे हमें सर्वोपरि रखना चाहिए, इसे या इसे। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है केशवानंद भारतीय केस, जो संविधान को संरक्षित करता है, एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, वो सारी बातें। इसी वाले पार्ट में एक और हम पढ़ेंगे उसे आप आगे नोट कर लीजिए इसके नीचे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नोट कर लेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इतनी सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हम पढ़ेंगे। एक बार और देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें 1773 से 1947 तक जितने भी एक्ट हैं वो पढ़ना है। दूसरी, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, कितने लोग थे, कैसे कैसे लोग थे, क्या क्या परिस्थितियां थी, कोई भी चीज ऐड कैसे करा गया, उससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार आता है वो सारी बातें हम इसमें पढ़ लेंगे। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, फिर फंडामेंटल ड्यूटी, फिर डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फिर वही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें पढ़ लेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में। दूसरा जो है वो है आपका सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी ये सारी तो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित बातें हो गई। अब गवर्नमेंट का सिस्टम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया गया। मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में वही सारी चीजें दिए गए हैं जो रूल और रेगुलेशन, वो नियम और कानून, किसी भी पब्लिक का राइट्स क्या होगा, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट्स क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट का क्या राइट्स होगा, सेंट्रल और स्टेट का रिलेशन क्या होगा, वो सारी बातें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। जब इसी को हम ग्राउंड लेवल पे लागू करते हैं तो पॉलिटी होता है। इसीलिए अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या पढ़ेंगे, फेडरल सिस्टम, इसे हिंदी में कहते हैं संघीय व्यवस्था। तो हमारी जो संघीय व्यवस्था है, जो सूचियां दी गई हैं, शेड्यूल दिया गया है जो 7 में, वो क्या होता है, कंकरेंट लिस्ट, जो समवर्ती सूची होते हैं हिंदी में कहते हैं, वो सारी बातें हम फेडरल सिस्टम में पढ़ेंगे, क्या है संघीय व्यवस्था। फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशन, यानी कि सेंट्रल का किसी भी स्टेट से क्या रिलेशन है। जो 28 राज्य हैं, यानी सेंट्रल दिल्ली का किसी भी स्टेट, यानी उत्तर प्रदेश लीजिए तो लखनऊ का क्या रिलेशन है, किसी भी स्टेट से क्या रिलेशन है, उसे कहते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन। इसमें 3 तरीके के रिलेशन होते हैं। पहला होता है आपका फाइनेंशियल रिलेशन, दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन यानी प्रशासनिक संबंध, तीसरा होता है आपका लेजिस्लेटिव रिलेशन यानी विधायी संबंध। आर्टिकल 245 से 255 में लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में चर्चा करा गया। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन। 256 से 263 में हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के बारे में पढ़ना है, यानी प्रशासनिक संबंध के बारे में पढ़ना है। 263 यानी 264 से 293 तक हमें फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे तो वित्त आयोग फाइनेंशियल जब कमीशन पढ़ेंगे, आर्टिकल 280 में जो चर्चा करा गया है उसे हम पढ़ेंगे कि कैसे सेंट्रल और स्टेट का टैक्स कलेक्शन होता है। जो टैक्स कलेक्शन मिलता है, गवर्नमेंट को टैक्स लगाती है, वो टैक्स कलेक्शन जो होता है सेंट्रल और स्टेट में बटता कैसे है, क्योंकि सेंट्रल को भी पैसा चाहिए, उनके पास भी सेंट्रल एम्प्लॉय हैं, उनको सैलरी देना है, स्टेट के पास भी एम्प्लॉय हैं, उनको भी सैलरी देना है, पैसा चाहिए उनको। तो वो वाली जो सारी बातें हैं वो पढ़ेंगे इसमें सेंट्रल स्टेट रिलेशन में। तीसरा पढ़ेंगे इंटर स्टेट रिलेशन, जो इंटर स्टेट रिलेशन होते हैं, स्टेट के आपस में संबंध होते हैं वो। और एक इसी वाले पार्ट में पढ़ लेंगे इमरजेंसी प्रोविजन, जो कि आर्टिकल 352 क्या होता है, 355 क्या होता है, 356 क्या होता है, आर्टिकल 360 क्या होता है, जो वित्तीय आपातकाल कहलाता है। आपातकाल जो आए इमरजेंसी वो कितनी बार आए, इसे बार ये फेवरेट टॉपिक है। इमरजेंसी प्रोविजन भी हम कहें तो ये फेवरेट टॉपिक है, आपको इसे पढ़ लेना चाहिए कि क्या क्या आर्टिकल है और कैसे कैसे लगता है इमरजेंसी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के पहले जो इमरजेंसी प्रोविजन थे, जो वो प्रावधान था वो अलग था, लेकिन जब मोरारजी देसाई 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई के रूप में नहीं बनती है तो 44वां संविधान संशोधन 1978 होता है। इसके पहले जो इमरजेंसी प्रोविजन थे, इसके बाद जो इमरजेंसी प्रोविजन थे, दोनों डिफरेंट है। तो उसमें कुछ ट्रिक लगा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसे हम गहराई से समझेंगे क्या था। इंदिरा गांधी के समय क्या था, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 करी, उस समय जो इमरजेंसी लगाया गया, उस समय सिचुएशन क्या था, इमरजेंसी कैसे लगती थी। फिर जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है, मोरारजी देसाई की सरकार होती है, तो क्या क्या संविधान में संशोधन करा गया, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे। इसमें भी यही पढ़ लेंगे। आर्टिकल जो 368 होता है उससे क्या किया जाता है, संविधान में कोई भी संशोधन करना है तो आर्टिकल 368 के तहत करना है।
तो वो भी सारा टॉपिक हम इसमें क्या कर लेंगे, इसी में पढ़ लेंगे, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। ये सारी बातें हो गई। पहला हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, दूसरा हो गया सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तीसरे टॉपिक पे हमें क्या पढ़ना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या पढ़ना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तीसरा हमें क्या पढ़ना है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के लिए क्या संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है उनके बारे में दिया गया स्पष्ट। आर्टिकल 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो उसके बारे में यानी प्रेसिडेंट के बारे में क्या क्या भारत दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उसके बारे में जो भी है जिससे क्वेश्चन बनता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। सेंट्रल गवर्नमेंट में पहला टॉपिक होगा प्रेसिडेंट। दूसरा टॉपिक इसमें आप लिख लीजिए, पहला टॉपिक हो गया प्रेसिडेंट, दूसरा टॉपिक वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ही जो राज्यसभा होता है उसका क्या होता है, सभापति होता है। उसके बारे में हम पढ़ लेंगे इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट में। और इसी में हम पढ़ लेंगे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बाद पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उन सारे विषयों के बारे में। और सेंट्रल के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो इसी में हम पढ़ लेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, यानी सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या काम है, संविधान से उसका कैसा संबंध है, संविधान का कैसा संबंध है यानी लेजिस्लेटिव से कैसा संबंध है। कोई संविधान का उल्लंघन होता है तो कैसे वो अपना हथकंडा यूज करके संविधान को संरक्षित करता है। ये बहुत सी सारी बातें जो ऑब्जेक्टिव पर्पस से भी होगी और सब्जेक्टिविटी पर्पस से भी होगी कि आपको एसएसबी में काम आ सके। ये सारी थियरी, ये सारी बातें, ये सारे डिस्कशन, इंटरेक्शन, ये सारी बातें ऑब्जेक्टिव के लिए आपको तो रिटेन में काम आएगा, सीडीएस, एनडीए, आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं। प्लस आपका सब्जेक्टिविटी मैटर अगर डेवलप हो रहा है तो आप इसका एसएसबी में अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। किसी वकील से आप बात कर रहे हैं तो आपको समझ अच्छी है तो आप अच्छे लेवल पे बात कर सकते हैं। किसी आपका राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो आप अच्छे लेवल पे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी सब्जेक्टिविटी भी है, उसका भी डेवलपमेंट होगा। तो हम पढ़ लेंगे इसमें क्या, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमेटी और पीएम को भी पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट। उसके बारे में हम किसमें पढ़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में। एक अगला रहेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। अगला इसी में रहेगा स्टेट गवर्नमेंट। क्या रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट में जो स्टेट के गवर्नर होते हैं, स्टेट के गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट गवर्नर, फिर उसमें सीएम, चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। चीफ मिनिस्टर के बारे में जो स्टेट लेजिस्लेटिव होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टेट लेजिस्लेटिव के बाद के बाद फिर हम पढ़ेंगे वहां पे हाई कोर्ट। हर एक राज्य में हाई कोर्ट होता है, कुछ राज्य में नहीं भी है। हाई कोर्ट में ये होता है कि एक हाई कोर्ट में 2 या 2 से अधिक राज्य भी हो सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट में पढ़ लेंगे, हाई कोर्ट में पढ़ लेंगे स्टेट गवर्नमेंट में। इसी में एक होता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट, यानी जो जिला न्यायालय होता है, जिलों में भी एक न्यायालय होता है, आप लोग जानते होंगे, वो वाला पढ़ लेंगे हम। इसमें किसमें पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे हम स्टेट गवर्नमेंट में। एक अगला पार्ट जो है, 5वां पार्ट, वो है आपका क्या, लोकल गवर्नमेंट। क्या है, लोकल गवर्नमेंट। इसमें हमें 2 बातें पढ़नी है। क्या क्या, लोकल गवर्नमेंट में क्या क्या हो सकता है। आप लोग सुने होंगे गांव में प्रधान का इलेक्शन जो होता है, शहरों में एमसीडी का इलेक्शन जो होता है, वो सारी बातें, यानी 2 टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे, पंचायती राज और नगर निगम। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें जो प्रधान का इलेक्शन होता है, क्वेश्चन कई बार पूछा है कि क्या जो गांव में प्रधान चुने जाते हैं अगर वो बीच में उनका मर जाते हैं या कुछ होता है, कहीं हो गया, कहीं चले गए, तो क्या फिर से जो इलेक्शन होगा, अगला जो प्रधान होगा, क्या फिर से 5 साल के लिए होगा या कि जितना समय बचा उतने ही दिनों के लिए होगा। तो ये सारी बातें जब हम पढ़ लेंगे पंचायती राज को तो हमें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। इसका आंसर यही होगा कि जितने साल के लिए वो चुना गया, ये तो था 3 साल तक कोई कार्यकाल में रहा, वो चला गया, कहीं कुछ हो गया उसके साथ, तो अगला जो प्रधान चुना जाएगा अगले 2 साल के लिए, ना कि वहां से 5 साल के लिए। फिर से अगले 5 साल के लिए इलेक्शन नहीं होगा, 2 साल के लिए मात्र। इसका एक बार क्वेश्चन पूछा था तो ये इसी से था। और लोकल गवर्नमेंट से क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है, तो ये भी आप पढ़ लें। और सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट, 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री कमेटी और सुप्रीम कोर्ट। ये हो गया लोकल गवर्नमेंट। 5 पॉइंट यहां तक आपके हो गए। पहला क्या था, पहला था कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, दूसरा क्या था, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट,
तीसरा क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट, चौथा क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, पांचवा क्या है, लोकल गवर्नमेंट। अगला हम पढ़ेंगे छठा। छठे में क्या पढ़ेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में देखेंगे कि क्या क्या आता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसे कहते हैं जिसे एक आर्टिकल निर्धारित होता है, जैसे निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन के बारे में आप जानते होंगे, क्योंकि स्टेट में हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शन होता है। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन हमेशा न्यूज में बना रहता है, तो इसके लिए एक आर्टिकल डिफाइन है, मतलब इसके नियमों और कानूनों पे आर्टिकल डिफाइन है, आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग। और एक है क्या, वित्त आयोग, आर्टिकल 280। फिर क्या है आपका, कैग है, आर्टिकल 148। कैग है आर्टिकल क्या, 148, कैग आर्टिकल 148 ये है। फिर क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके लिए भी आर्टिकल डिफाइन है, आर्टिकल 76 है। तो जिसके लिए एक आर्टिकल निर्धारित है, यूपीएससी जिसके थ्रू आपका एग्जाम होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें भी है आर्टिकल 315। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसके लिए एक संविधान में एक आर्टिकल निर्धारित है, जो संवैधानिक है, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम उसमें पढ़ लेंगे, जो जिसके लिए आर्टिकल निर्धारित है, उसमें किसमें पढ़ लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में। एक और पढ़ेंगे क्या, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में क्या क्या, जिसमें आर्टिकल कोई है डिसाइड, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, सातवां हो जाएगा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में क्या होगा, जो ऐसे तो हैं, बहुत न्यूज में बने रहते हैं, बहुत सारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन आर्टिकल कोई नहीं है उनके लिए। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी होता है, तो उसके लिए आर्टिकल कोई निर्धारित नहीं है, उसे हम अलग कैटेगरी में बांटते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में उसमें होता है। और एक होता है सीवीसी, एक होता है सीबीआई। सीबीआई के बारे में तो बहुत चर्चा में बनी रहती है, आप लोग जानते ही होंगे। फिर हो गया आपका, जो भी आयोग ऐसे हैं जिसके लिए कोई आर्टिकल डिफाइन नहीं है, वो हम पढ़ लेंगे किसमें, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, ठीक है। अगला जो पढ़ेंगे, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन पढ़ लेंगे, अदर के रूप में इसे हम कर लेते हैं। अदर में वो पढ़ लेंगे, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, आप इसे लिख लेंगे पूरा अच्छे से, 8 पार्ट है। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन में वो पढ़ लेंगे जो कि होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो एक नया कॉन्सेप्ट मर्ज होके बाद में आया था, मूलभूत संविधान में नहीं था, उससे संबंधित बातें। और प्लस ये पढ़ लेंगे कि जो अलग अलग तरीके की बातें हो रही हैं, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी हम इसमें देख रहे हैं कि अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन क्या है। जब राजीव गांधी का सरकार था, जब उनको चिंता लगा कि भाई हमारे विधायक या सांसद एक पार्टी से जीत के आते हैं, किसी खास पार्टी से किसी खास पार्टी में जाते हैं, किसी खास पार्टी में चले जाते हैं, सत्ता में जो बैठा उसके लिए खतरा साबित हो सकता है, इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और हमेशा बना रहता है, कर्नाटक में देखिए डॉर्क हॉर्स वाला, सॉरी हॉर्स ट्रेडिंग इसे कहते हैं, विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त को एक शब्द दिया जाता है हॉर्स ट्रेडिंग। तो उससे संबंधित जो बातें हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ आ जाने के बाद भी ये बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रहा है, तो क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जैसा कॉन्सेप्ट दिल्ली में इलेक्शन होता है तब आता है बात, उसका चर्चा होता है। कर्नाटका में इलेक्शन हुआ तब चर्चा में है, मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुआ, पूरी गवर्नमेंट बदल गई, कांग्रेस से बीजेपी में आ गई, तब ये चर्चा में आता है। ये इतना चर्चित सब्जेक्ट है, इतना मतलब ये चर्चा में बना रहता है, तो क्वेश्चन पूछना यूपीएससी के लिए क्या किसी भी एग्जाम में बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो इस वाले पार्ट में हम क्या पढ़ लेंगे, अलग से जितने भी पार्ट हैं वो सारी बातें हम किसमें बात कर लेंगे, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन में। इसी के साथ अगर हम इतना पढ़ लेते हैं जितना हमने आपको फ्रेमवर्क बताया, जो कि 8 पॉइंट तक हो गया, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला होगा, आपने नोट किया होगा, पहला था कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, दूसरा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट, चौथा स्टेट गवर्नमेंट, पांचवा क्या था, लोकल गवर्नमेंट, छठा था क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसके लिए कोई आर्टिकल है, छठा था, सातवां है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आठवां है अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन। तो इतना सारा अगर हम पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं,
मतलब समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा सीडीएस में तो घुमा के पूछ देता है, एनडीए में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन सीडीएस में थोड़ा सा घुमा के पूछ देता है, आईएएस में घुमा के थोड़ा सा पूछ लेता है। तो अगर हम ऑब्जेक्टिविटी के साथ साथ अपना सब्जेक्टिव मैटर भी अगर उसका भी विकास करें, तो हमें लगता है कोई भी क्वेश्चन पॉलिटी से आ रहा है तो आप उसे नहीं छोड़ेंगे, आराम से टैकल कर लेंगे। इतना पार्ट अगर पढ़ लेंगे तो आपका 15 से 16 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। हम अगले लेक्चर से अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वहां से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।